नमस्ते और स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गहरी पड़ताल करने जा रहे हैं जो पर्यावरण और विकास की बहस में आज भी गूंजता है। हमारे पास जो सोर्स है वो हिमालय के एक छोटे से गांव से शुरू हुए एक आंदोलन की कहानी बताते हैं। एक ऐसा आंदोलन जिसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गई। चिपको आंदोलन। हाँ, चिपको आंदोलन। और आज हम इसे एक यूपीएससी केस स्टडी के तौर पर देखेंगे। जानेंगे कि इसकी चिंगारी कैसे भड़की, इसके पीछे कौन कौन से चेहरे थे, उनके तरीके इतने कारगर क्यों हुए, और सबसे जरूरी, इसने भारत की पर्यावरण नीति को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पेड़ों को गले लगाने की एक सेंटिमेंटल कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने हक के लिए खड़े होने की, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की ताकत और विकास के उस मॉडल पर सवाल उठाने की कहानी है जो अक्सर स्थानीय समुदायों को ही हाशिए पर धकेल देता है। हाँ। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि इस आंदोलन के नेतृत्व के कई अलग अलग चेहरे थे और हर एक की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। राइट, आज के उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र से। उस वक्त माहौल क्या था? हमारे स्रोत बताते हैं कि 1970 में अलकनंदा नदी में एक भयानक बाढ़ आई थी। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। हाँ, और स्थानीय लोगों के लिए इसका कारण बिल्कुल साफ था। वो देख रहे थे कि कैसे कमर्शियल लॉगिंग के लिए उनके पहाड़ों के जंगल बेरहमी से काटे जा रहे हैं। उनका लॉजिक बहुत सीधा और जमीनी था। बिल्कुल। जब आप पेड़ काटते हैं तो बारिश में मिट्टी बह जाती है, इससे भूस्खलन और बाढ़ का खतरा वो कई गुना बढ़ जाता है। ये उनके लिए कोई एकेडमिक थ्योरी नहीं थी, ये उनकी जीती जागती हकीकत थी। और एक बहुत ही जरूरी बात जो हमारे सोर्स मटेरियल में सामने आती है वो है अन्याय की भावना। हाँ, ये सिर्फ डिफॉरेस्टेशन मिली था, सवाल ये भी था कि इसका फायदा किसे हो रहा है। मतलब एक तरफ गांव वालों को अपनी खेती के औजार जैसे हल बनाने के लिए अंगू की लकड़ी काटने की इजाजत नहीं थी, और दूसरी तरफ उसी जंगल को इलाहाबाद की एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी को टेनिस रैकेट बनाने के लिए नीलाम किया जा रहा था। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। बहुत। स्थानीय लोगों की जरूरतें जो उनके सर्वाइवल के लिए थीं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था और दूर बैठे व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दी जा रही थी। ये गुस्सा ये सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और इसी माहौल में जनवरी 1974 में वो चिंगारी भड़की, जब सरकार ने रेनी गांव के ऊपर के जंगल में करीब 2500 पेड़ों की नीलामी की घोषणा कर दी। अब टकराव तय था। और यहीं से हमारे सामने एक ऐसा नाम आता है जो इस आंदोलन का प्रतीक बन गया, गौरा देवी। हाँ, गौरा देवी। तारीख थी 26 मार्च 1974। ये दिन किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। गांव के पुरुषों को मुआवजे पर बातचीत के बहाने पास के शहर चमोली में बुला लिया गया। हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक सोची समझी चाल थी। हाँ, ताकि गांव खाली मिले। एग्जैक्टली। अधिकारियों और ठेकेदारों को लगा कि पुरुषों के बिना वो आसानी से अपना काम कर लेंगे, लेकिन वो गांव की महिलाओं की हिम्मत का अंदाजा नहीं लगा पाए। बिल्कुल। जैसे ही ठेकेदार अपने मजदूरों के साथ जंगल की तरफ बढ़े, एक छोटी लड़की ने उन्हें देख लिया और भागकर गौरा देवी को खबर दी। गौरा देवी उस समय गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष थीं। उन्होंने फौरन गांव की 27 दूसरी महिलाओं को इकट्ठा किया। वो सब जंगल पहुंची और लकड़हानों का रास्ता रोककर पेड़ों के चारों ओर एक घेरा बना लिया। उनका वो मशहूर वाक्य जो हमारे स्रोतों में दर्ज है आज भी गूंजता है। उन्होंने लकड़हारों से कहा, भाइयों, यह जंगल हमारा मायका है, हम इसे कटने नहीं देंगे। मायका शब्द का इस्तेमाल ये बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये सिर्फ माँ का घर नहीं है, ये वो जगह है जो आपका पालन पोषण करती है, जो आपको बिना शर्त सुरक्षा देती है। ये दिखाता है कि उनका जंगल के साथ रिश्ता सिर्फ संसाधनों का नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता था। हाँ, ये स्पॉन्टेनियस नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक अद्भुत क्षण था। और ये तो बस शुरुआत थी। वो महिलाएं पूरी रात पेड़ों से चिपकी रहीं। उन्हें डराया गया, धमकाया गया। एक आदमी ने तो बंदूक दिखाकर धमकी भी दी। हाँ, और इस पर गौरा देवी का जवाब उनकी निडरता को दिखाता है। उन्होंने कहा, हमें गोली मार दो, उसके बाद ही तुम जंगल काट पाओगे। अविश्वसनीय। बस सोचकर देखिए उस पल को। बिना किसी हथियार के, सिर्फ अपने हौसले के दम पर ये महिलाएं खड़ी थीं। ये ग्रासरूट्स मोबिलाइजेशन का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। 4 दिनों तक ये गतिरोध चला।
आसपास के गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ गए और आखिरकार ठेकेदारों और मजदूरों को हार मानकर पीछे हटना पड़ा। रैनी की इस एक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, इस आंदोलन के कई चेहरे थे। हाँ। गौरा देवी जमीनी प्रतिरोध का चेहरा थी, लेकिन 2 और बड़े नाम थे जिन्होंने इस आंदोलन को एक संगठनात्मक ढांचा और एक दार्शनिक आधार दिया। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। एग्जैक्टली। और एक केस स्टडी के तौर पर इन तीनों के किरदारों को समझना बहुत दिलचस्प है। पहले बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट की। हाँ, भट्ट एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो रेनी की घटना से बहुत पहले 1964 में ही दशोली ग्राम स्वराज्य संघ यानी DGSS की स्थापना कर चुके थे। उनका मकसद था स्थानीय लोगों को जंगल पर आधारित छोटे उद्योगों से जोड़कर रोजगार देना, जैसे लकड़ी के औजार बनाना या जड़ी बूटियां बेचना। मतलब वो पहले से ही एक सस्टेनेबल लोकल डेवलपमेंट के मॉडल पर काम कर रहे थे। राइट। हमारे स्रोतों ने इस आंदोलन का ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्ट या संगठनात्मक रीढ़ बताते हैं। हाँ, ये सही टर्म है उनके लिए। असल में पेड़ों से चिपकने या हगिंग द ट्रीज की रणनीति का विचार सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। उन्होंने स्थानीय गुस्से को एक संगठित अभियान में बदल दिया। बिल्कुल। भट्ट जमीन से जुड़े रणनीतिकार थे। और फिर आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। हाँ। अगर भट्ट स्ट्रैटेजिस्ट थे तो बहुगुणा फिलोसोफर और ग्लोबल एम्बेसडर थे। उन्होंने ही इस आंदोलन को इसका सबसे प्रसिद्ध नारा दिया, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। पारिस्थितिकी ही स्थायी अर्थव्यवस्था है। इस एक लाइन में बहुत गहरी बात है। उन्होंने समझाया कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था 2 अलग-अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। खासकर उन समुदायों के लिए जो सीधे तौर पर जंगल पर निर्भर हैं। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे। उन्होंने अपने संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए कश्मीर से कोहिमा तक लगभग 4800 किलोमीटर की पदयात्रा की। टिहरी बांध के खिलाफ उनका दशकों लंबा संघर्ष और 56 दिन का अनशन तो लेजेंडरी है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें तो एक सफल सामाजिक आंदोलन का ब्लूप्रिंट नजर आता है। हाँ, आपके पास गौरा देवी हैं, जो जमीनी स्तर पर स्पॉन्टेनियस और साहसी प्रतिरोध का प्रतीक है। राइट। फिर चंडी प्रसाद भट्ट है, जो एक संगठनकर्ता के रूप में समुदाय की नींव बनाते हैं और रणनीति देते हैं। और फिर सुंदरलाल बहुगुणा है, जो एक दूरदर्शी विचारक के रूप में आंदोलन को एक दर्शन देते हैं और उसका संदेश दुनिया तक पहुंचाते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है। भट्ट का फोकस जंगल पर आधारित स्थानीय उद्योग बनाने पर था, जबकि बहुगुणा का रुख ज्यादा प्रिजर्वेशनिस्ट था, है ना? वो टिहरी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के सख्त खिलाफ थे। सही पॉइंट है। तो क्या इन दोनों अप्रोचेस में कभी कोई टकराव हुआ? मतलब क्या आंदोलन के भीतर इस बात पर बहस थी कि जंगल का सही इस्तेमाल क्या है या उसे पूरी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये आंदोलन की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। और हाँ, वैचारिक मतभेद थे। हाँ, भट्ट का नजरिया ज्यादा प्रैग्मेटिक था। उनका मानना था कि स्थानीय समुदायों को जंगल के संसाधनों पर पहला हक मिलना चाहिए ताकि वो एक स्थायी अर्थव्यवस्था बना सके। और बहुगुणा का दृष्टिकोण ज्यादा इकोसेंट्रिक था। वो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को किसी भी तरह के बड़े मानवीय हस्तक्षेप से बचाने पर जोर देते थे। तो हाँ, रणनीति और प्रायोरिटीज को लेकर बहसें होती थी। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद उनका ओवरआर्चिंग गोल एक ही था, जंगलों को बाहरी व्यावसायिक शोषण से बचाना। शायद यही वजह है कि ये दोनों धाराएं एक साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। एग्जैक्टली। आपने गौरा देवी और रेनी की महिलाओं का जिक्र किया। इसी से जुड़ा एक की टर्म हमारे स्रोतों में बार बार आता है, इकोफेमिनिज्म। हाँ, ऐसा लगता है कि रेनी की महिलाएं इस फिलॉसफी को जी रही थी इससे पहले कि ये शब्द दुनिया में लोकप्रिय होता। सही कहा। इकोफेमिनिज्म ये शब्द 1974 में ही एक फ्रांसीसी नारीवादी ने घड़ा था। इसका मूल विचार ये है कि महिलाओं के दमन और प्रकृति के शोषण के बीच एक गहरा संबंध है। अच्छा। ये तर्क देता है कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं महिलाओं को नियंत्रित और कमतर मानती हैं, वही मानसिकता प्रकृति पर हावी होने और उसका शोषण करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। तो इस नजरिए से देखें तो ये सवाल उठता है कि चिपको में महिलाओं की भागीदारी इतनी जबरदस्त और सेंट्रल क्यों थी? हमारे स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। पहला और सबसे व्यावहारिक कारण तो ये था कि जंगल के विनाश की सबसे सीधी मार उन्हीं पर पड़ रही थी। जैसे? जलावन की लकड़ी, मवेशियों के लिए चारा और पानी लाने की जिम्मेदारी उनकी थी। जंगल दूर होने का मतलब था उनके काम के घंटों का बढ़ना, उनकी मुश्किलें बढ़ना। राइट। दूसरा, वो भावनात्मक जुड़ाव जिसकी हमने बात की, जंगल को अपना मायका कहना। हाँ।
उनके लिए जंगल सिर्फ एक रिसोर्स नहीं था, बल्कि एक जीवित सत्ता थी जो उनका पोषण करती थी। और तीसरा, जो अकादमिक पेपर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभरा है, वो ये कि महिलाओं को अक्सर अपने ही परिवार के पुरुषों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ा। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, कुछ पुरुष पेड़ों की कटाई का समर्थन करते थे क्योंकि उन्हें ठेकेदारों से तत्काल नकद पैसा या मजदूरी का काम मिल रहा था। शॉर्ट टर्म गेन। एग्जैक्टली। जबकि महिलाएं लॉन्ग टर्म सोच रही थीं। वो जंगल की सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दे रही थी, जो उनके जीवन का आधार था। वंदना शिवा जैसे विद्वानों का तर्क है कि महिलाएं अपनी पारंपरिक भूमिकाओं के कारण नेचुरल साइंटिस्ट रही हैं, जिनके पास प्रकृति का एक समग्र ज्ञान, एक होलिस्टिक नॉलेज होता है। हाँ, वो मिट्टी, पानी, पेड़ और अपने जीवन के बीच के जटिल संबंधों को समझती हैं। चिपको इस स्वदेशी महिला केंद्रित ज्ञान प्रणाली का एक शक्तिशाली प्रदर्शन था, जिसने जंगल को सिर्फ लकड़ी और मुनाफे के रूप में देखने वाली सोच को चुनौती दी। तो इन सब विरोध प्रदर्शनों, इस साहस का नतीजा क्या निकला? इसका असल में इम्पैक्ट क्या हुआ? रैनी की घटना का तत्कालिक परिणाम तो ये हुआ कि सरकार पर भारी दबाव पड़ा। उन्हें मामले की जांच के लिए एक समिति बनानी पड़ी और उस समिति ने गांव वालों के पक्ष में फैसला सुनाया। रैनी के जंगल का लॉगिंग कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। ये एक बड़ी स्थानीय जीत थी। लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म लेगेसी कहीं ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण थी, है ना? बहुत ज्यादा। इस आंदोलन ने जो मोमेंटम बनाया, उसके कारण 1980s में एक बहुत बड़ी नीतिगत जीत मिली। कौन सी? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों में व्यावसायिक पेड़ों की कटाई पर 15 साल का प्रतिबंध लगा दिया। 15 साल का प्रतिबंध? ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। एक ग्रासरूट आंदोलन ने सीधे राष्ट्रीय नीति को प्रभावित किया। कई जानकार मानते हैं कि चिपको आंदोलन 1980 के वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को बनाने में एक प्रमुख कारक था। बिल्कुल। इस कानून ने वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करना बहुत मुश्किल बना दिया। इसने पॉलिसी मेकर्स को ये सोचने पर मजबूर किया कि विकास का मतलब सिर्फ उद्योग और सड़कें नहीं है, इसमें पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए। और इसका प्रभाव यही नहीं रुका। चिपको पूरे भारत में पर्यावरण आंदोलनों के लिए एक टेम्पलेट, एक प्रेरणा बन गया। हाँ, इसी से प्रेरित होकर कर्नाटक में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। अप्पिको कन्नड़ में चिपको का ही मतलब है। अच्छा। वहां लोगों ने पश्चिमी घाट के जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन की एथिका पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसने एक शक्तिशाली मॉडल स्थापित किया कि कैसे आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं, गांधीवादी तरीकों से नीति को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल में हमने चिपको आंदोलन को एक क्लासिक केस स्टडी के रूप में देखा। हाँ, हमने देखा कि कैसे साहसी जमीनी नेतृत्व, ठोस संगठनात्मक रणनीति और एक शक्तिशाली दार्शनिक संदेश, ये सब मिलकर एक सफल सामाजिक आंदोलन बनाते हैं। हमने इसके महत्वपूर्ण इको फेमिनिस्ट पहलू को भी समझा कि महिलाएं इस संघर्ष के केंद्र में क्यों थीं और कैसे उनके दृष्टिकोण ने विकास के पारंपरिक मॉडल को चुनौती दी। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस केस स्टडी में बहुत कुछ सीखने को है। बिल्कुल। गांधीवादी तरीकों का व्यावहारिक उपयोग, पर्यावरण और विकास के बीच का जटिल संघर्ष, सामाजिक आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिका और सामुदायिक एकजुटता की ताकत। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय मुद्दा राष्ट्रीय और फिर वैश्विक चेतना का विषय बन सकता है। और हम आज के श्रोता के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का नारा था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। आज जब हम क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो क्या ये नारा पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक नहीं हो गया है? बिल्कुल हो गया है। और क्या हमारे आज के विकास का मॉडल, जिन्हें अक्सर ग्रीन कहा जाता है, वाकई इस सिद्धांत पर खरे उतरते हैं, या वो बस पुरानी अर्थव्यवस्था पर हरे रंग का एक नया पेंट है? इस पर सोचिए।